ओके, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग कर रहे हैं। इन केस ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग हम लोग को वो पढ़ने से पहले थोड़ा सा पहले तो सेट थ्योरी का नॉलेज चाहिए और थोड़ा सा इनइक्वालिटी का नॉलेज चाहिए। इनइक्वालिटी वाला तो सम करते वक्त भी हम लोग पढ़ लेगा, लेकिन सेट थ्योरी वाला जो इंटरवल्स वाला नॉलेज है वो थोड़ा सा चाहिए। तो सबसे पहले इंटरवल्स बता रही हूँ क्या होता है। सो इंटरवल्स इज ओनली यूज इन केस कि हम लोग ये बोले कि मेरा एक्स जो है वो रियल है और एक रेस्ट्रिक्शन होगा कि वो यहाँ से लेके यहाँ तक है या इससे छोटा है या इससे बड़ा है। इस केस में हम लोग इंटरवल्स का यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला एक्स इज अ रियल नंबर, एक्स का वैल्यू 2 से लेके 3 तक है। क्योंकि नीचे ये दो लाइनें हैं इसका मतलब 2 और 3 भी है। 2 है, 3 है और बीच का सब कुछ है। कुछ नहीं भी लिखा होता तो ये एक्स इज अ रियल नंबर ही होता है। ठीक है। तो आप इंटरवल के केस में पहले दोनों बाउंड्रीज लिखते हो। 2 और 3 मेरा बाउंड्री है। तो जैसे मैंने 2 और 3 लिखा बीच का सारा तो ऑटोमेटिकली आ गया। अब 2 लेना है या नहीं लेना, और इक्वल्स 2 है तो स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। 3 लेना है या नहीं लेना, स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। इन केस मैं अगर ऐसा लिखूं कि 2 में इक्वल टू है 3 में नहीं है, तो बाउंड्री तो फिर भी 2 और 3 ही होगा। 2 पे स्क्वायर, 3 पे, क्योंकि इक्वल्स टू नहीं है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं 3 पे स्क्वायर, अगर मैं दोनों से इक्वल्स टू हटा दूं, ठीक है, इसे मैं कहती हूँ क्लोज इंटरवल। ये नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कभी कभी कोई क्वेश्चन में लिखा होता है क्लोज इंटरवल, आगे ये इंटरवल लिखा होता है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो कि ये क्या मीन कर, वैसे तो होते नहीं हो। फिर और दूसरा, मैं भी कभी कभी बोलते हुए क्लोज इंटरवल बोलती हूँ तो वो सुन के आप लोग को धक्का नहीं लगे। और इसे कहा जाता है ओपन बीच वाला, का नाम कभी कोई नहीं बोलेगा, बहुत बड़ा होता है। होता क्या है वैसे बता ही देती हूँ। ये सेमी क्योंकि आधा आधा है। पहले कौन है, क्लोज्ड क्योंकि स्क्वायर है, क्लोज्ड होता है स्क्वायर का ब्रैकेट, ओपन होता है राउंड ब्रैकेट। तो सेमी क्लोज्ड ओपन इंटरवल बोलेगा कोई नहीं। ठीक। अब कभी कभी ऐसा भी होता है एक्स लेस देन इक्वल टू 3 दे दिया, बाउंड्री नहीं दिया, तो हम लोग रियल लाइन बोलते हैं, मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी पूरा। इंफिनिटी इज ऑलवेज रॉन्ग बिकॉज इट्स अ नोशन, इट्स नॉट अ नंबर दैट यू कैन टेक अंडर कंसिडरेशन। आपको लेस देन इक्वल टू 3 3 बोला है, मैंने यहाँ 3 प्लॉट करा। दो टुकड़ा हुआ लेफ्ट और राइट, कौन सा टुकड़ा लेने बोला है, लेस देन लेने बोला है, तो लेफ्ट वाला। बाउंड्री कौन है, छोटा से बड़ा, लेफ्ट टू राइट प्लॉट किया जाता है। तो पहले माइनस इंफिनिटी, फिर 3, माइनस इंफिनिटी पे राउंड, इंफिनिटी पे हमेशा राउंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन। अब 3 पे इक्वल टू है बोल के स्क्वायर ब्रैकेट आए। वही अगर मैं खाली एक्स लेस देन 3 बोल दूं तो माइनस इंफिनिटी से 3 दोनों राउंड ब्रैकेट हो जाएगा। अगर मैंने बोला एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो ये आपका नंबर लाइन में खाली 5 प्लॉट करा और ग्रेटर देन है तो ये वाला पार्ट होगा। तो बाउंड्री 5 से लेफ्ट टू राइट प्लॉट होता है, छोटा से बड़ा प्लॉट हमेशा। तो इंफिनिटी तो ह्यूजली लार्ज नंबर है, बहुत बड़ा है, तो राइट साइड आएगा 5 पे, क्योंकि इक्वल्स टू का साइन है। और इंफिनिटी पे अगर खाली एक्स ग्रेटर देन 5 बोला है, दोनों में राउंड 5 से इंफिनिटी हो जाए। ये हमें चाहिएगा इसलिए समझा दिया। अगर इक्वल्स टू है तो स्क्वायर ब्रैकेट, इक्वल्स टू नहीं है तो राउंड ब्रैकेट। क्लियर हुआ यहाँ पे सब। नाउ वी गो टू द टॉपिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। सपोज मेरे पास ये ग्राफ है, मैंने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को इतना स्पेसिफिकली क्यों मार्क किया, इसके आगे और पीछे फंक्शन अलग बिहेवियर कर रहा है। ए के पहले फंक्शन ऊपर जा रहा है तो ग्राफिकली मुझे दिख रहा है इसको ना भी इंक्रीजिंग है। फिर क्योंकि पीक बना है तो टर्न लिया है। अगर टर्न लिया है तो उल्टा हो जाएगा। तो पहले अगर ऊपर जा रहा था अब नीचे जाएगा, तो पहले अगर इंक्रीज हो रहा था अब डिक्रीज होगा, हाँ ना। तो अब ए के पहले इंक्रीज था तो ए के बाद डिक्रीज हो, हटाओ ए को, बी आया। बी के पहले नीचे जा रहा था डिक्रीज हो रहा था, बी पीक है तो टर्न लेगा। टर्न ले रहा है तो प्रॉपर्टी बदला, क्या हो जाएगा, तो बी के आगे और पीछे अलग अलग बिहेवियर है। लेट्स टॉक अबाउट सी। सी के पहले ऊपर जा रहा है इंक्रीज, फिर टर्न लिया नीचे जा रहा है डिक्रीज। हाँ। तो मैंने जो पॉइंट्स मार्क करा उन सभी के आगे और पीछे फंक्शन इंक्रीज टू डिक्रीज या डिक्रीज टू इंक्रीज बदल रहा है। अग्री कर रहे हो। ये पॉइंट्स इतना खास क्यों है, बिकॉज यहाँ पे ये चीज हो रहा है। नाउ हाउ डू आई फाइंड आउट लोकेट दीज पॉइंट्स।
बोलो कैसे मैं ग्राफिकली इनको लोकेट कर सकती हूँ? क्या स्पेशल है यहाँ पे? हम लोग डेरिवेटिव में याद रखें। मैं अगर यहाँ टेंजेंट बनाती हूँ, पीक है ना, जब भी हम लोग पीक पे टेंजेंट बनाते हैं तो क्या होगा? आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप जीरो होगा। मतलब इन सभी जगहों पे डेरिवेटिव का वैल्यू क्या है? जीरो। तो मेरा काम भी यही है कि मैं सबसे पहले फंक्शन जो भी दिया हुआ है, फंक्शन मतलब कर्व दिया हुआ है, कर्व को सबसे पहले डिफरेंशिएट करूंगी, मुझे डेरिवेटिव का वैल्यू मिला, उसे इक्वल्स टू जीरो करके पहले इन पॉइंट्स को मैं आइडेंटिफाई करके लोकेट करूंगी। दैट्स माय फर्स्ट जॉब। तो डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो करा, करते ही आपको ये तीनों पॉइंट एबीसी मिल गया। ठीक है, तो आप क्या करोगे? स्टेप वन, सबसे पहले डिफरेंशिएट द कर्व टाइम डीवाई बाई डी एक्स। ठीक है, स्टेप टू छोड़ रहे हो, वापस आऊंगे उसमें। स्टेप थ्री, डीवाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो करें, तो वैल्यूज ऑफ एक्स आ जाए। ठीक है, उसे नंबर लाइन में अब डालेंगे। आपका माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी, बीच में ए, बी और सी आ गया। तो अगर 3 पॉइंट आया तो आपका नंबर लाइन का 1 2 3 4 चार टुकड़ा हो। अब मैंने ग्राफ से आपको बताया हर बार एक टुकड़ा से दूसरा टुकड़ा ऑल्टरनेट होगा। अगर आपको एक भी टुकड़ा का आंसर मिल गया कि वो इंक्रीजिंग है, फिर ऑल्टरनेट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोल के आप सारा भर लोगे। समझ आए? इसीलिए जब हम लोग नंबर लाइन में ये बनाते हैं, मैं एक टॉपिक एक पोर्शन को जज करूंगी, उससे फिर बाकी हमेशा ऑल्टरनेट लिखूंगी। यहाँ तक सबको समझ आ गया? लेट्स गो बैक। अब मुझे बताना है, मुझे ग्राफ से दिख रहा है कि ए के पहले वाला जो पार्ट है उसमें मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है, पर वो मुझे अब डेरिवेटिव के हेल्प से निकालना है। अग्री कर रहे हो? तो डेरिवेटिव जो है वो आपको स्लोप देता है टेंजेंट का। मैं अगर यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाती हूँ, वो टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल कर रहा है वो एक्यूट एंगल होगा, यानी 0 से 90 होगा। तो पहले भी आप लोग ने पढ़ा कि अगर tan थीटा, tan 30, tan 45, tan 60, tan 90 क्लास 10 में था, हमेशा जो वो बॉक्स में आपको वैल्यूज दिया था, वट एवर द वैल्यूज है, पॉजिटिव ही थे ना। यहाँ से भी जब मैं tan थीटा निकालूंगी पॉजिटिव आएगा। tan थीटा होता है स्लोप, हम लोग तो उसको यूज नहीं करते, बट एज सच tan थीटा भी स्लोप होता है। तो स्लोप हमेशा पॉजिटिव आएगा। स्लोप मतलब डीवाई बाई डी एक्स हमारी लैंग्वेज में। तो अगर इंक्रीजिंग है तो डीवाई बाई डी एक्स जो है वो पॉजिटिव आएगा। ठीक, वही अगर आप डिक्रीजिंग में कहीं पे कोई टेंजेंट बनाते हो ना, यहाँ पे अगर मैं बना रही हूँ, ये एंगल देखो ऑब्ट्यूस, 90 से 180 के बीच होगा। ऑब्ट्यूस एंगल में आप लोग ने तो पढ़ा नहीं है, लेकिन tan थीटा का वैल्यू नेगेटिव होता है। तो tan थीटा नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव, डीवाई बाई डी एक्स नेगेटिव, तो डिक्रीजिंग में डीवाई बाई डी एक्स का वैल्यू जीरो से छोटा होता है। तो मैंने पहले इक्वल टू जीरो करके आइसोलेट करा, लोकेट करा इन पॉइंट्स को। अब मैं देखूंगी कि कौन से पॉइंट में डेरिवेटिव पॉजिटिव है। जहां पॉजिटिव है वहां इंक्रीजिंग, जहां नेगेटिव है वहां डिक्रीजिंग। हाँ, so I have to solve an inequality. Let dy by dx less than 0. That is for decreasing. Let dy by dx greater than 0 for increasing. Slight change है यहाँ पे। ठीक है यहाँ तक? अब मुझे वो देखना। How do I do that? That is what we'll be learning here. ठीक है यहाँ तक? अब जैसे अगर मैं ये फंक्शन ले रही, ठीक है, फंक्शन बढ़ रहा है, डेरिवेटिव पॉजिटिव है, फिर फंक्शन स्टैग्नेंट रह गया। यहाँ पे डेरिवेटिव क्या है? जब डेरिवेटिव जीरो होता है तो कांस्टेंट होता है, कोई चेंज नहीं है, फिर वापस बढ़ रहा है, फिर पॉजिटिव है। सो अगर मैं बोल रही हूँ इंक्रीजिंग है, एफ इज इंक्रीजिंग, ठीक है, इसका मतलब हो गया कि आपका फंक्शन जो है वो बढ़ सकता है, बराबर भी रह सकता है, लेकिन गिर नहीं सकता। वैल्यू शुड इंक्रीज और रिमेन कांस्टेंट बट शुड नॉट डिक्रीज। ठीक है, अब आप इसको दो पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकते हो, एक डेरिवेटिव का पॉइंट ऑफ व्यू और एक हम लोगों का थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, 1 मार्क के लिए।
अगर मैं बोल रही हूँ x1 x2 से बड़ा है, ठीक है, आप इधर राइट साइड जा रहे हो तो x बढ़ते जाता है। अगर आप जब उसका फंक्शन का वैल्यू निकालते हो, फंक्शन का वैल्यू मतलब y कोऑर्डिनेट मतलब हाइट, तो x अगर बढ़ रहा है और फंक्शन ऐसे ऊपर जा रहा है तो हाइट क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो अगर f(x1) f(x2) से बड़ा है, मतलब जो इनइक्वालिटी x कोऑर्डिनेट में था, सेम इनइक्वालिटी उसका फंक्शन का वैल्यू में भी है, बदला नहीं ना, तो इंक्रीजिंग होता है। अगेन कांस्टेंट रहना भी तो अलाउड है ना। तो अगर मैं इक्वल्स टू लिख दूं तो भी चलेगा, मतलब दोनों वैल्यू बराबर है वो भी मेरे को चलेगा, पहला वाला दूसरा से बड़ा है वो भी मेरे को चलेगा, क्या नहीं चलेगा, डिक्रीज हुआ हुआ नहीं चलेगा। तो अगर इंक्रीजिंग है तो जो इनइक्वालिटी एक्स के बीच में, वही इनइक्वालिटी एफ में भी होना चाहिए, देयर इज एन इक्वल टू साइन इंक्लूडेड, इट मे बी इक्वल। ठीक है। अब अगर जैसे यहाँ ले लो, या ये x1 है, ये मेरा x2 है, सॉरी उल्टा, x1 बड़ा है x कोऑर्डिनेट के वहां, ये है f(x2), ये है f(x1). तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो धीरे धीरे ऊपर ही तो जाएगा, तो बाद वाला हाइट पहले वाले हाइट से बड़ा होगा, मैंने भी वही लिखा है। तो अगर सेम इनइक्वालिटी फॉलो कर रहा है तो इंक्रीजिंग हो, और बीच में जैसे अगर आप x1 और x2 यहाँ लेते तो हाइट सेम आता, तो भी तो इंक्रीजिंग होता है, स्टेगनेंट ही तो है, कांस्टेंट तो अलाउड होता है, तो वो भी आ सकता है। क्या नहीं आ सकता, अगर उल्टा होगा। ठीक है। अब डेरिवेटिव में क्या होगा, आपका dy/dx का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0 अगर इंक्रीज, कांस्टेंट भी तो अलाउड है, कांस्टेंट में हमने क्या लिखा है, क्या होता है, 0, तो इक्वल टू भी अलाउड। समझ आए। यही अगर फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब कांस्टेंट रहना अलाउड नहीं है, वैल्यू विल कॉन्स्टेंटली इंक्रीज, सेम रहना भी अलाउड नहीं है। तो अगर सेम रहना अलाउड नहीं है, तो अगर x1 x2 से बड़ा है तो क्या होना पड़ेगा, f(x1) को भी f(x2) से बड़ा होना पड़ेगा, इक्वल टू नहीं, तो बस इक्वल टू का साइन हट जाता है। वही यहाँ पे dy/dx क्या होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। समझ आया ना। अगर मैं डिक्रीजिंग का बात करते हैं, फंक्शन गिर रहा है, तो अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगी ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा तो स्लोप नेगेटिव, तो dy/dx लेस देन 0। ठीक है। फिर कांस्टेंट रहा, तो dy/dx इक्वल टू 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फिर वापस गिर रहा है, फिर dy/dx लेस देन 0, हाँ ना। अब देखो, अगर ये मेरा x2, ये मेरा x1, x1 इज ग्रेटर देन x2, अग्री कर रहे हो, ये मेरा हाइट f(x2), ये मेरा हाइट f(x1), क्या होगा, कौन बड़ा है, f(x2) बड़ा है। इस बार क्या हुआ, इनइक्वालिटी उल्टा हो गया। तो अगर इनइक्वालिटी सेम रहता है इंक्रीजिंग, उल्टा हो जाता है डिक्रीजिंग। अगर इक्वल टू है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इक्वल टू नहीं है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इक्वल टू वाला पार्ट किसके लिए होता है, कांस्टेंट के लिए। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों में कांस्टेंट इंक्लूडेड है, सो दे हैव कॉमन पॉइंट। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में कांस्टेंट इंक्लूडेड नहीं है, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता। क्या ये पॉइंट समझ आया आप लोगों को, देयर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, कांस्टेंट वाला पार्ट। लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में कुछ भी कांस्टेंट वाला पार्ट होता नहीं है, इसलिए दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। समझ आए। अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ना तो फंक्शन ऐसा होगा, कहीं कांस्टेंट नहीं होगा, डेरिवेटिव कहीं पे भी जीरो नहीं। ठीक है। तो अगर आपका फंक्शन f इज डिक्रीजिंग, तो वैल्यू शुड, बोलो, वैल्यू शुड डिक्रीज और रिमेन कांस्टेंट। क्या नहीं होना चाहिए, इंक्रीज नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट इंक्रीज। हाँ। तो एक तो इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी वाला पार्ट सिर्फ थ्योरी के लिए समझा रही हूँ आप लोगों को। ठीक है। तो अगर इनइक्वालिटी उल्टा हुआ, डिक्रीज विथ इक्वल टू, विदाउट इक्वल टू स्ट्रिक्टली डिक्रीज। इनइक्वालिटी सेम रहा, विथ इक्वल टू इंक्रीजिंग, विदाउट इक्वल टू स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सुना, x1 ग्रेटर देन x2, बोलो डिक्रीजिंग के लिए f(x1) लेस देन इक्वल टू f(x2), और यहाँ पे dy/dx क्या क्या हो सकता है, लेस देन 0 और इक्वल टू 0, दोनों अलाउड है।
ये हम लोग सम्स के लिए करते हैं, डीवाई बाई डी एक्स वाला पार्ट, वो सिर्फ थ्योरी के लिए। वही अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, वैल्यू शुड इंक्रीज, सॉरी वैल्यू शुड डिक्रीज। इंक्रीज होना, सेम रहना, कुछ भी अलाउड नहीं है। अगेन दो पार्ट। तो अगर x1 x2 से बड़ा है तो क्या होगा, एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 से छोटा, उल्टा हो जाएगा, एंड dy बाई डी एक्स विल बी लेस देन 0। क्लियर। अब सपोज एक एग्जांपल ले रही हूँ, आपका फंक्शन है x माइनस 3 होल क्यूब। तो सबसे पहला स्टेप डिफरेंशिएट, एफ डैश एक्स करा। Now, what am I bothered with? I'm bothered with the sign of the derivative. Agree? साइन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव हो रहा है या क्या हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, आप x को चाहे जो डाल दो, होल स्क्वायर है तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, हाँ या ना। तो ये फंक्शन तो कभी भी डिक्रीज होगा ही नहीं, तो हमेशा इंक्रीज होगा। अग्री सबको। अब अगर मैं चाहूं, अब पर मुझे कैटेगराइज करना है कि इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो आप ये देखते हो कि क्या किसी भी सूरत में मेरा डेरिवेटिव का वैल्यू 0 आ सकता है क्या। कब, अगर x3 है तो 0 आना पॉसिबल है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कहा हम लोगों का डोमेन क्या है, पूरा रियल नंबर, सॉरी f इज इंक्रीजिंग इन, हम लोग पूरा रियल लाइन के बाहर कभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो, मैंने क्यों वो इक्वल टू 0 वाला हरकत नहीं किया, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ा। जो मेरा डेरिवेटिव आया उसका एक ही साइन हो सकता है, पॉजिटिव, और दूसरा हो ही नहीं सकता। जब दूसरा कोई साइन हो ही नहीं सकता, तो मैं बाकी बेमतलब का वो नंबर लाइन वाला हरकत क्यों करूंगी। अगर मेरा फंक्शन है 5 माइनस एक्स होल क्यूब, डिफ्रेंशिएट करा, बोलो 3 × 5 - x होल स्क्वायर, फिर चेन रूल से 5 माइनस एक्स का -1, तो होल स्क्वायर तो हमेशा 0 से बड़ा, 3 हमेशा 0 से बड़ा, हमेशा 0 से बड़ा के आगे मैंने माइनस लगा दिया, तो हमेशा 0 से छोटा। तो इसका साइन अगेन कोई एक्स पे मैटर ही नहीं कर रहा है, ये तो हमेशा नेगेटिव होगा। अगेन अब मेरा क्वेश्चन क्या होगा आपसे, क्या 0 आ सकता है, कब आएगा, होने से, तो मैं इक्वल टू भी लगाऊंगी। तो अब लेस देन ग्रेटर देन लिख दिया, अब इक्वल टू होगा या नहीं होगा वो खुद सोचो। क्या सोचूं, कि क्या किसी x का वैल्यू के लिए मेरा डेरिवेटिव 0 आ सकता है, हाँ तो इक्वल टू लगा, नहीं तो लगा। तो यहाँ आंसर क्या होगा, f इज डिक्रीजिंग इन r। इसका मतलब अगर कभी भी कोई टर्म 100% पॉजिटिव मतलब होल स्क्वायर है, तो उसके लिए नंबर लाइन बनेगा ही नहीं। अब सपोजिंगली कोई एक फंक्शन था जिसे डिफरेंशिएट कर दिया मैंने, और मुझे ये मिल रहा है, वो कौन था मुझे नहीं मालूम, एक बार के लिए ठीक, मैंने डिफरेंशिएट करा, मुझे ये मिल रहा है। सो देयर आर टू टर्म्स, मैं जो भी करूं मेरा मोटिव है साइन ऑफ द डेरिवेटिव देखना, तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है मुझे उसकी चिंता करनी है। उस चिंता में x - 2 होल स्क्वायर का तो कोई रोल ही नहीं है, राइट, क्योंकि वो तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। एक बार के लिए रुको, वापस जा रही हूँ उस पे। सपोज एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स है आपका। एक चीज देखो मैं कैसे क्वेश्चन फॉर्म कर रही हूँ, मैं चाह रही थी नंबर लाइन सिखाना आपको, तो मैंने पहले एक ऐसा नंबर लिखा डेरिवेटिव में, इक्वेशन लिखा जिसका मुझे मिड टर्म आता है, c - 2 होगा। अब मैं इसको इंटीग्रेट करके ओरिजिनल कर्व बना दूंगी, दैट इज हाउ आई फॉर्म द क्वेश्चन। मैं एक ऐसा डेरिवेटिव दूंगी ना जिसका मिड टर्म आ सके, मैं अगर कोई भी रैंडम इक्वेशन दे दूं जरूरी नहीं है ना उसका मिड टर्म हो। तो मैंने मिड टर्म गारंटी करने के लिए पहले डेरिवेटिव लिखा, और मैं उसे इंटीग्रेट करके क्वेश्चन बना, तो आपको लगेगा वाह, कोई भी कांस्टेंट लगा दो क्या फर्क पड़ गया, बन गया क्वेश्चन, हो गया डिफरेंशिएट। क्या होगा, हमेशा यहाँ पहले फैक्टराइज करो, तो आएगा x - 3 x + 2, ठीक है, हो गया फैक्टराइज। तो कोई भी टर्म ऐसा नहीं है जो 100% पॉजिटिव है, तो आप क्या करोगे कि लेट एफ डैश एक्स इक्वल 0, दिस इज हाउ यू सॉल्व एन इनइक्वालिटी। मुझे ये देखना है कि कहाँ मेरा एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, कहाँ मेरा एफ डैश एक्स नेगेटिव है, दैट इज व्हाट माय मोटिव इज। इक्वल टू 0 करा, तो एक्स का दो वैल्यू आया, 3 और -2, ठीक, नंबर लाइन।
माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, -2, 3, होश में रह के पुट करना। सो देर आर 3 पार्ट, माइनस इन्फिनिटी से -2, -2 से 3, 3 से इन्फिनिटी। टेक एनी रैंडम नंबर फ्रॉम एनी वन ऑफ द पॉइंट। बीच में एकदम छोटा लिखना, कई बार बड़ा लिखते हैं ना तो बाद में भूल ही जाते हैं कि ये टुकड़ा में नहीं था। सो एट x इक्वल्स टू 0, पुट इट इन एनी डेरिवेटिव लाइन, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हम लोग लास्ट में पुट करते हैं क्योंकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ 0 -3, 0 + 2, 2 मैं मल्टीप्लाई, ये तो छोटा चल, बड़ा आने से तो मल्टीप्लाई करने में थोड़ा दिक्कत लगता है, मैं कभी नहीं करूंगी। माइनस दिख रहा है ना, मुझे वैल्यू से तो मतलब है ही नहीं, मुझे तो साइन से मतलब है। आ गया मेरा माइनस। हाँ, कहाँ पे आएगा? 0 पे। 0 कहाँ है? बीच में। बीच में क्या आ रहा है? डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, तो वो क्या होगा? ये डिक्रीजिंग है, तो ग्राफ में दिखाया था ऑल्टरनेट होता है, ये इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग। समझ आया? तो हम इसी में भी डाल सकते हैं। हम लोग इसमें इसलिए डालते हैं क्योंकि इनटू है ना, तो डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन में आता है, तो मुझे मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ता फिर। सो एफ इज इंक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी से -2, यूनियन। यूनियन क्यों? और होता है क्योंकि मेरा नंबर जहां इंक्रीजिंग होगा वो या तो इस टुकड़ा में है या तो इस टुकड़ा में, किसी एक ही में तो हो सकता है आपका नंबर, दोनों में कभी हो पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है वो तो प्रैक्टिकली। इसलिए और एंड होता है तब इंटरसेक्शन लिखता है। यूनियन 3 से इंफिनिटी, इंफिनिटी पे तो राउंड है, ठीक ना? अब सुनना अच्छे से, मैं क्वेश्चन में -2 और 3 ले रही हूँ। अगर आप -2 डालते हो कोई दिक्कत? क्या फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है? डेरिवेटिव का वैल्यू क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, ऑब्वियस है वो तो 0 अलाउड है क्या? हाँ, तो स्क्वायर ब्रैकेट। 3 लिया, क्या फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है? नहीं, तो 0 ही तो दे रहा है, चलेगा। आपका 3 और -2 डेरिवेटिव में डालने से 0 आता है, डेरिवेटिव 0 इंक्रीजिंग में इंक्लूडेड है, इक्वल टू 0 आना चलेगा, इसलिए इंक्लूड कर लिया। यही अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मांगते तो इक्वल टू 0 इंक्लूडेड होता है क्या? नहीं ले सकते, तो उन दोनों को क्या लगाती मैं? ऑन ब्रैकेट लगा देती। एक और चीज हमेशा देखना, क्या फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। अगर फंक्शन ही अनडिफाइंड हो रहा है तो डज नॉट मैटर 0 दे रहा क्या दे रहा है, राउंड ही आएगा। अगर डिक्रीजिंग को डिक्लेयर करना है तो एफ इज डिक्रीजिंग इन -2 से 3, स्क्वायर आएगा। और वही अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, समझ आए सबको? कोई दिक्कत? अब जो मैं वहां पे बोल रही थी, सपोज किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके मुझे मिला x-2 होल स्क्वायर x-3। आपने कुछ इग्नोर नहीं करा एक बार के लिए, लिख। तो मैंने f'(x=0) करा, मुझे x का वैल्यू 2 और 3 मिल गया। हाँ, नंबर लाइन तो एक पॉइंट कहाँ पे है? होता है 0, ऐसा हमेशा लगता है 0 बीच वाला में, होता नहीं। तो एट x=0, डेरिवेटिव में डाल रहे हैं, -2 का स्क्वायर 4 इंटू -3, नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ डिक्रीजिंग। कायदा अनुसार नेक्स्ट क्या होना चाहिए? फिर नेक्स्ट, हाँ, ग्राफ तो यही बोलता है। लेट्स सी, 2 और 3 के बीच का 2.5 ले रही हूँ, ठीक है, डालते। 2.5 - 2.5 का स्क्वायर, फिर -0.5, ये तो फिर <<0 आ रहा है। तो आपने तो बोला था ऑल्टरनेट होता है, ये तो नहीं हुआ। मैंने तो ग्राफ में दिखाया था, मैं तो गलत नहीं बोल रही थी, तो गड़बड़ क्या हुआ? यहाँ पे एक टर्म ऐसा था जो 100% पॉजिटिव था। अगर ये टर्म 100% पॉजिटिव है तो इसका तो कोई रोल ही प्ले नहीं करता साइन में, ये तो बदलेगा ही नहीं कभी, तो फिक्स एकदम टर्म तो पॉजिटिव ही रहेगा, आप जो कर लो। तो जो ऐसा इतना stubborn होता है उसको छोड़ के जाना, उसको नहीं लेके जाना। करता ही आप लोग सही। तो अब मैं जब लेट f'(x=0) करूंगी तो क्या करूंगी? खाली इसको लूंगी, x3 आया। अब नंबर लाइन में प्लॉट, माइनस इन्फिनिटी ये, फिर 0। इस बार भी हम लोगों को डालो उसी में, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर पूरा कंसिडर करके डालते हो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो पॉजिटिव ही है, इररिलेवेंट हम लोग के लिए। तो 4 इंटू -3, नेगेटिव, तो यहाँ डिक्रीजिंग, यहाँ इंक्रीजिंग, चेक कर लो। 4 लिया, डालो 4,
4 माइनस 2 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 3 1 पॉजिटिव, ये ठीक है। इसीलिए अगर डेरिवेटिव करते हैं तो हम लोग हाथों हाथ उसे फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करते वक्त पहला रूल होता है कॉमन लेना, सेकेंड रूल है मिड टर्म करना, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या ऐसा कुछ करना। मिड टर्म करते वक्त अगर दोनों सेम टर्म है तो होल स्क्वायर बन जाएगा ऑटोमेटिकली खुद ही। होल स्क्वायर है तो ऑलवेज पॉजिटिव, तब नंबर लाइन बनता ही नहीं। नंबर लाइन कब बनता है? अगर वो सारे स्टबर्न वाले इंग्रेडिएंट्स को, फैक्टर्स को इग्नोर करने के बाद कुछ बचे। जैसे x माइनस टू होल स्क्वायर ही होता खाली, तो मैं नंबर लाइन किसका बनाती? मेरा थोड़ी बनाती, बना ही नहीं कुछ, खाली वो पॉजिटिव है तो नंबर लाइन नहीं बनेगा। उसके साथ ये एक और x माइनस थ्री था, बोल के नंबर लाइन बना, जैसे शुरू का दो सम हम लोगों ने किया था। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर जो मेरा स्टेप 2 मैंने बोला था, आप लोगों को बाद में लिखाऊंगी, फैक्टराइज dy by dx, इग्नोर दी होल स्क्वायर टर्म्स। फिर बाकी से स्टेप 5, टेक एनी रैंडम वैल्यू from any one part and put in f dash x. If positive, increasing, otherwise decreasing. Then alternate. समझ आया सबको क्या जी लिखा है मैंने? हाँ, अब ना कुछ कुछ चेंजेस होंगे। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस 1/x³। हाँ, एज सुन एज यू स्टार्ट द क्वेश्चन आपका फंक्शन एक जगह अनडिफाइंड हो रहा है। कहाँ? जीरो पे। तो अगर x जीरो हो गया तो चलेगा नहीं, पहले लिख दिया x नॉट इक्वल टू जीरो, बॉक्स बना दो कि भूलना नहीं इसको। तो बाकी कुछ नहीं बदलेगा, आप सब कुछ सेम करोगे, बस लास्ट में जीरो को निकाल देंगे। ठीक है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बोलिए। 3x² माइनस, ठीक, 3 कॉमन लिया, सिंप्लीफाई करना है ना हम लोगों को, तो पहले यहाँ ना, ये ना तो x² इग्नोर होगा ना 1/x⁴ इग्नोर होगा, बीच में माइनस इनटू में होता है, ये करता है आप लोग, इससे क्लियर कर रहे हैं। अगर इनटू है ना तो इग्नोर होंगे, वरना नहीं। और एक चीज, अपने क्वेश्चन मैंने कभी आपको दिया कि x² प्लस x⁴, आपने बोला ये तो 100% पॉजिटिव, कोई डेरिवेटिव ही नहीं किया, डायरेक्ट ऑलवेज इंक्रीजिंग। कुछ भी हो, डिफरेंशिएट हमेशा होगा। हाँ, खाली क्वेश्चन में सारे टर्म्स होल स्क्वायर हैं देख के पॉजिटिव डिक्लेयर नहीं करते हैं, करता आप लोग, इसलिए बता रहे। समझ में है ना मैंने अभी क्या मना किया? तो एलसीएम, इसमें कोई इग्नोर होगा क्या? हाँ, x⁴ वो मल्टीप्लाई में, ऊपर का नहीं होगा, वो माइनस में। हाँ, तो अब लेट f डैश x इक्वल 0, खाली ये वाला टर्म आएगा, 3 भी तो पॉजिटिव ही होता है, x⁴ 6 1 x प्लस माइनस 1, क्योंकि इवन टर्म है, 1⁴ 6 भी 1 होता है, माइनस 1⁴ 6 भी 1 होता है, बोल के ठीक। नंबर लाइन बोलो, एक नंबर ले ही नहीं सकते, अनडिफाइंड है। 2 कहाँ है? एट x इक्वल्स टू 2, किसी भी लाइन में डाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसमें डाल रही हूँ क्योंकि मेहनत कम होता है। f डैश 3 2⁴ 6 माइनस 1 बाई 2⁴ ऑब्वियस है 2⁴ 6 बड़ा होगा 1 से। मुझे कैलकुलेशन से कोई लेन देन नहीं है, मुझे खाली साइन से लेन देन है, वो मुझे दिख रहा है पॉजिटिव, तो ठीक। तो यहाँ इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग। हाँ, अब एक बार याद करो क्या हटाना, कहाँ पे? इंक्रीजिंग वाले में, तो जब वो आंसर लिखूंगी तो उसमें से जीरो हटा दूंगी, बाकी इंक्रीजिंग में जीरो है ही नहीं तो हटाओगे क्या? ठीक है, तो अब जब मैं आंसर लिखूंगी, f इज इंक्रीजिंग इन माइनस इंफिनिटी से -1 पे, कौन सा ब्रैकेट? यूनियन 1 से इंफिनिटी। जब मैं डिक्रीजिंग लिखूंगी तो -1 से 1 लिखा, -0, इंटरवल इज ऑल्सो अ सेट,
उसी चैप्टर में पढ़े थे आप लोग, जब भी पढ़े थे, अगर पढ़े थे। और फिर 0, तो नंबर तो है नहीं, तो हमेशा ब्रैकेट। कभी कभी ना अगर इन केस MCQ क्वेश्चन है, ऐसा भी लिखा होता है, मैं दिखाती हूँ क्या हो रहा है। ये -1, ये 1, ये 0 है ना बीच में, ये नहीं लेना है। -1 से 0, 0 पे राउंड, यूनियन 0 से 1, 0 पे राउंड, ऐसे भी लिखा होता है फैंसी वे में। तो दोनों एक ही बात है। अगर इनकेस ऊपर वाला नहीं हुआ तो आप लोग तो हड़बड़ा जाओगे, इसलिए दिखा दिया। क्लियर? हाँ। तो एक अगर फ्रैक्शन है तो ये होता है। ऐसे ही फ्रैक्शन में एक और चीज होता है, यदि पहला काम ठीक, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्वेश्चन सुन। नीचे x+1 का होल स्क्वायर, ऊपर x+1 को छोड़ा x-2 का 1, माइनस x-2 को छोड़ा, क्या हुआ आज आपके साथ, -1/x+1 होल स्क्वायर। क्या है ये? थ्री आएगा वैसे तो। कैलकुलेशन देखो, नहीं हम अभी तो मैं जानबूझ करके किया था। बस क्लिक देखो, कोई देखता ही नहीं कि मैं कैलकुलेशन रॉन्ग करूँ, मैं काम कंसेप्ट पढ़ाना, कैलकुलेशन तो खुद को ही आता है। नहीं करो, करो, बोलो। फिर बचा क्या? ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब क्या आंसर कभी 0 आ सकता है, तो ये क्या होगा? f is strictly increasing in राइट है, इसमें से -1 हटेगा क्योंकि अनडिफाइंड था वहां पे। आपका यहाँ पे हमेशा ग्रेटर देन 0 है, इस बार आंसर 0 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर आप x-1 डाल दिया तब तो अनडिफाइंड ही हो जाएगा, और न्यूमरेटर में 3 है, तो वो तो कभी 0 नहीं होगा। इसलिए r में से r होगा, और आपका अनडिफाइंड वाला टर्म को हटा। ठीक, कोई दिक्कत? आपका -1 से 1 पूरा लिखा और आपने 0 किया। अब सपोज -1 से चला, 0 ले सकता है, तो कूद गया, फिर 1 तक वापस। तो -1 से 0 आया, 0 नहीं लिया, नेक्स्ट में फिर 0 से 1, 0 नहीं लिया, तो 0 पे कूद गए। अगर दिया हुआ है तो बढ़िया, नहीं दिया तो आपको लिखना है। कुछ नहीं बोलेगा, फंक्शन दे, चेक क्या हो रहा है। ये सब 1 मार्कर्स है, MCQ में 4 ऑप्शन दे देगा, एफ इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ये वो, तो आपको करना है। या फिर आपको बोलेगा गिव द इंटरवल इन विच इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो आर दे देगा, r-1 दे देगा, r-1 दे देगा, r+-1 दे देगा, ऐसा 4 दे दिया, नन ऑफ दीज दे देगा एक। ठीक, ये खुद से। हाँ, क्लियर है यहाँ पर? अब जैसे सपोज कभी डिफरेंशिएट करा और ऐसा कुछ आया, क्या करने से आएगा मुझे नहीं मालूम, बढ़ाया। अब चलो x ≠ 3, बहुत बढ़िया। नहीं, आप जब =0 करोगे तो x-3 तो राइट हैंड साइड चला जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। अब कर सकता है इग्नोर इसको? नहीं, इग्नोर कौन होता है? होल स्क्वायर है, क्या होल स्क्वायर? तो हम बस 0 के वहां बैठ के इसको इग्नोर कैसे कर देगा? दिक्कत। तो इसीलिए इग्नोर तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको 0 के वहां तो भेजना ही पड़ेगा। तो हम लोग इसको x-3 से ऊपर और नीचे इंटू करके होल स्क्वायर बनाते हैं। अब मैं इसको इग्नोर कर सकती हूँ। अब लेट f' x = 0, तो x आया, ठीक, नंबर नहीं, बोलो नंबर कहाँ है, ये अच्छे से देखना। फिर डेरिवेटिव में डाले, किसी भी लाइन में डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लास्ट में अगर डालू तो 2 -3 और -3 का स्क्वायर, पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। ठीक है, अब अच्छे से होश में रहना। एफ इज इंक्रीजिंग इन, मैं लिख देती हूँ, आप लोग मुझे इंटरवल का वो बताना।
2 पे चेक कर लिया। 2 को एफ डैश एक्स का ओरिजिनल लाइन में डालो, चलेगा? 3 पे राउंड होगा क्योंकि वो नहीं चलेगा, 0 हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। स्ट्रिक्ट आपका एफ इज डिक्रीजिंग इन -2 3, 3 पे राउंड, -2 पे स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। श्योर। एंड द लास्ट कैटेगरी इज लॉग। लॉग के लिए पहले एक नोट, log x is only defined if x is greater than 0, not even equal to। दूसरा, log में आप नेगेटिव नंबर डाल नहीं सकते पर आंसर आ सकता है। log x का आंसर पॉजिटिव भी होता है, log x का आंसर नेगेटिव भी होता है। log x पॉजिटिव if x is greater than 1। पॉजिटिव है तो 0 नहीं होगा, log 1 तो 0 होता है। अगर 0 आना है अलाउड है तो इक्वल टू ले लेना, नहीं अलाउड है तो मत लेना। समझ में आया मैंने क्या बोला? x ग्रेटर देन 1 होने से log का आंसर 0 से बड़ा आता है। अगर 0 लेना अलाउड है तो इक्वल टू ले लेना, क्योंकि log 1 0 होता है। नेगेटिव, क्योंकि 0 से छोटा तो ले ही नहीं सकता, तब x का वैल्यू 0 और 1 के बीच। इक्वल्स टू 0 इफ x इज, तो इक्वल टू 0 अगर लेना है तो डाल देना, इक्वल टू नहीं लेना है तो मत डालना। अब ये कहाँ काम आएगा? पहला, सपोज मैंने बोला a पावर x, इट कैन बी 2 3 4 कुछ भी, मैंने डिफ्रेंशिएट करा, वैल्यू बोलो। यहाँ बोला हुआ है कि a 0 से बड़ा है, क्वेश्चन में गिवन है, गिवन। अब पूछा ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है क्या है? अगर ये पॉजिटिव है तो a पावर x तो पॉजिटिव ही होगा। जैसे a अगर 2 है फॉर एग्जाम्पल, तो 2 पर वट एवर, 2 पर 2 4 पॉजिटिव, 2 पर -2 1/4 हो जाएगा, नेगेटिव तो कभी होगा ही नहीं। बात, अब बचता है खाली लॉग। लॉग ये तो अलग अलग वैल्यू देता है, तो क्या लिखेंगे? अगर a का वैल्यू 0 और 1 के बीच है तब लॉग a क्या होगा? नेगेटिव। तो a पावर x log a क्या होगा? नेगेटिव, यानी f डैश x क्या है? नेगेटिव। तो f इज डिक्रीजिंग इफ a अगर इसके बीच में है। कहाँ पे? पूरे रियल लाइन पे, 0 से इंफिनिटी तक। ठीक है। अगर आपका a 1 से बड़ा है, ठीक है, स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली होगा ना यहाँ तो, क्योंकि मैंने इक्वल टू नहीं लिया। अगर a 1 से बड़ा है तब log a पॉजिटिव, a पावर x log a पॉजिटिव, तो f डैश x पॉजिटिव, तो f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्यों? आंसर 0 क्यों नहीं आ सकता अगर इफ a इज 1? इस केस में कभी नहीं है, until unless a 1। अगर a 1 हो गया तभी खाली 0 आएगा, अदरवाइज तो कभी नहीं आएगा। ठीक है। तो अगर खाली 2 पावर x ही पूछा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। अगर आपका सपोजिंगली 3 पावर x पूछा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। सो एग्जाम्पल के तौर पे अगर 2 पावर x 3 पावर x यूजुअली यही देते हैं, तो ये हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होंगे। अब ये तो नोट का 2 पॉइंट से हुआ, नोट का फर्स्ट पॉइंट भी तो था, फंक्शन। सपोज आपको दिया हुआ था log 1 प्लस एक्स। अब अभी तक जितना अलजेब्रा था सब में नंबर लाइन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी बनता है, ये सिर्फ और सिर्फ लॉग है जिसमें नंबर लाइन बदलेगा। ठीक है। तो आपका 1 प्लस एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए, तो x ग्रेटर देन -1 होना चाहिए, तो आपका नंबर लाइन -1 से इंफिनिटी बनेगा, -1 कैन नॉट बी इंक्लूडेड नो मैटर वो। डिफ्रेंशिएट करा, f डैश x क्या आएगा? अब क्या करूं? इसको नीचे वाले को होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा ना, वरना तो इग्नोर नहीं कर पाएंगे। फिर f डैश x इक्वल 0, तो 1 प्लस एक्स 0, x आया -1,
तो ऐसे भी मेरा नंबर लाइन तो -1 से इंफिनिटी बन रहा है, उसमें -1 और तो प्लॉट होगा नहीं, ऑलरेडी प्लॉटेड है। अगर कोई बीच का वैल्यू होता 0 2 तो मैं डालती टुकड़ा करती, बीच का वैल्यू आया ही नहीं, मतलब -1 से इंफिनिटी में एक ही बिहेवियर शो होगा, टुकड़ा टुकड़ा में होगा ही नहीं। तो अब यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लिया, 2 ले लिया, 0 ले लिया, कुछ भी ले लिया, एफ डैश कोई भी लाइन में डाल दो, तो 3/3 का स्क्वायर पॉजिटिव, तो यहाँ इंक्रीजिंग एक ही बिहेवियर शो होगा, एफ इज इंक्रीजिंग इन -1 से इंफिनिटी, राउंड ब्रैकेट, क्योंकि -1 भी इंक्लूडेड नहीं था। सिर्फ और सिर्फ लॉग में आपका नंबर लाइन चेंज होता है, अलजेब्रा में हमेशा -∞ से इंफिनिटी, अगर कहीं अनडिफाइंड होता है तो वो एक पॉइंट खाली माइनस होता है। लॉग में कभी भी नंबर लाइन -∞ से इंफिनिटी बदलेगा। कहाँ से बदलेगा? वो जो भी लॉग के आगे लिखा है उसको ग्रेटर देन 0 करके निकाल, नंबर लाइन उतना ही दूर का बनता है। समझ आ? एंड लास्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। सॉरी, आप डेरिवेटिव का आंसर कभी भी 0 आएगा, डेरिवेटिव 0 आ रहा है अगर x -1 है, -1 तो लेना ही अलाउड नहीं है। बढ़िया, ठीक। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने आपको एक इंटरवल दिया सपोजिंगली -1 से 1, ठीक है, मैंने बोला इसको तोड़ो, चेक वेयर इट इज इंक्रीजिंग वेयर इट इज डिक्रीजिंग, तो बीच का सपोज 0 आया, दो टुकड़ा हुआ, एक में इंक्रीजिंग एक में डिक्रीजिंग, आपने लिख दी। मैंने बोला टेल whether the function is increasing in -1, 1 और decreasing in -1, 1, आपने पूरा कार्यक्रम करा, टुकड़ा में आंसर है, आधा में इंक्रीजिंग आधा में डिक्रीजिंग। क्या मैंने आपको बांटने बोला था? मैंने आपको बोला मुझे बताओ पूरे इंटरवल में क्या हो रहा है, क्या पूरे इंटरवल में एक बिहेवियर है जैसे यहाँ था? नहीं, क्योंकि यहाँ एक ही बिहेवियर था तो मैंने डिक्लेयर करा। अगर आधा आधा बिहेवियर होता और वो लोग मुझे तोड़ने का परमिशन देते कि बताओ कहाँ इंक्रीजिंग कहाँ डिक्रीजिंग, तो मैं तोड़ के लिख देती। लेकिन अगर खाली ये पूछा कि पूरे इंटरवल में क्या हो रहा है बताओ, तब हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अगर टुकड़ा टुकड़ा में आंसर आता है और अगला तोड़ने मना करा था, तब फंक्शन होगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। समझ आया सबको? कोई दिक्कत? हाँ, आप नॉर्मली पहले क्या, एफ इज इंक्रीजिंग इन दिस, एफ इज डिक्रीजिंग इन दिस, तोड़ तोड़ के, तो अगर तोड़ने बोला तो सम खत्म। बट ये पूछा था कि पूरे इंटरवल में क्या हो रहा है बताओ, तो नीचे लिखोगे हेंस एफ इज नाइदर इंक्रीजिंग इन दिस नॉर डिक्रीजिंग इन दिस। ठीक। अब एक लाइन लिखा हुआ होता है, आपका इंटरवल है -∞ से इंफिनिटी, ठीक है, -∞ से इंफिनिटी, -1 से 1, ठीक। यहाँ इंक्रीजिंग आया, सॉरी यहाँ डिक्रीजिंग आया, इधर इंक्रीजिंग है और इधर इंक्रीजिंग है। हाँ, अब आपको बोला, आप तो डिक्लेयर कर दिया एफ इज इंक्रीजिंग -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। क्वेश्चन था शो दैट f is increasing in an interval I which is disjoint from -1, 1, तो ज्यादा इंग्लिश हो गया। f is increasing in an interval I, एक नाम दिया हुआ है I, कौन है वो? which is disjoint from -1, 1, मतलब वो I जो -1 और 1 को छोड़ने के बाद आपको मिलता है, तो मेरा भी तो वही है। तो आपने डिक्लेयर करा था एफ इज इंक्रीजिंग इन -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, बस उसी को उन्होंने फैंसी वे में बोला। तो आप नीचे लिखते ना, हेंस एफ इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल आई व्हिच इज डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू दिस, खाली बस वो फैंसी वे। तो कभी अगर आपको स्टेटमेंट नहीं समझ आना तो आप तो अपना पूरा कर ही दो, फिर आप अगर 100% श्योर है ना कि ये राइट है, तो वो स्टेटमेंट यदि इन केस इंग्लिश खराब नहीं आया समझ, लिख देंगे। समझ आया सबको? इतना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग।